जय हिंद दोस्तों। आज हम 11th एंड 12th अगस्त के 2024 विजनाइज न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। इस पीडीएफ का ओरिजिनल क्रेडिट विजनाइज को जाता है और इसके बेस्ड पे मैंने एक मेंस का क्वेश्चन, साथ ही साथ 5-6 प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी फॉर्म किए हैं। मॉडल क्वेश्चन है जिसको मैंने टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिया है और कल इसका हम मॉडल आंसर देखेंगे सबका। चलिए, आप अपने तरीके से आंसर दे दीजिएगा आप कमेंट में या फिर टेलीग्राम पे, फिर उसका करेक्शन देखते हुए हम कल उसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। चलिए, आज से हम रोज़ ऐसा करने की कोशिश करेंगे ताकि क्या हो, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। सिर्फ पढ़ने से कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला है। चलिए, सबसे पहली न्यूज़ है हमारी बायो फोर्टिफाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स के बारे में। रिसेंटली पीएम मोदी जी ने 109 हाइल्डिंग बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स को रिलीज़ किया है, उसके बारे में। ओके, तो सबसे पहले भाई बायो फोर्टिफिकेशन होता क्या है, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो देखिए कोई भी फूड क्रॉप है, जैसे कि आप राइस ले लीजिए, ठीक है। राइस का हम एग्जांपल लेते हैं। राइस ले लिया हमने, तो इस राइस में जो भी न्यूट्रिशन की कमी होगी ना, उसको हम इन्हेंस करेंगे। समझ लीजिए कि राइस में हमें B12 कम मिल रहा है, तो हम B12 को आर्टिफिशियली ऐड कर पाएँ वैसी कोशिश करेंगे। अभी देखो, बायो फोर्टिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि क्रॉप को उगाते ही इस तरीके से वैसी प्रोसेस करते हैं कि ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो भी कमी थी न्यूट्रिशन की, वो न्यूट्रिशन आ जाए। जबकि दूसरा होता है कन्वेंशनल फोर्टिफिकेशन। देखो, कन्वेंशनल नाम से पुराना जैसा लग रहा है ना, तो इसमें क्या है कि ऑलरेडी प्लांट उग चुका है, वो बाहर भी आ चुका है, उसमें हम बाहर से मैन्युअली कोई न्यूट्रिएंट डाल देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका भी। जैसे यही राइस था, इस राइस में आयरन की कमी थी, समझ लीजिए, तो हमने बाहर से वो आयरन ऐड कर दिया। हम मिक्स कर देंगे या फिर कोटिंग कर देंगे, ऐसा कुछ डस्टिंग कर देंगे, उस तरीके से ऐड करेंगे। जबकि बायो फोर्टिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ में क्या कर रहे हैं कि हम ऑलरेडी राइस को उगा ही इस तरीके से रहे हैं कि उसके अंदर ऑटोमेटिकली आयन आ जाएगा, ठीक है। हमें कोई ऐड नहीं करना पड़ रहा है, वो उगेगा ही उस तरीके से कि उसके अंदर आयन होगा। ओके, इसके लिए हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करेंगे, तो देखो यहाँ पे जीनोमिक्स है, उसका हम यूज़ करेंगे। अभी जीनोमिक्स क्या होता है, तो पूरा का पूरा जो जीनोम है किसी भी प्लांट का या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसकी स्टडी करना कि वो कैसे बना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी कमी है, कौन सी स्ट्रेंथ है, वो हो गया जीनोमिक्स। फिर हम फिनोमिक्स करेंगे। फिनोमिक्स मतलब क्या होता है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक तो देख लेना, फिजिकल एज वेल एज बिहेवियर, और साथ ही अगर उसमें हम कुछ जेनेटिक चेंज करते हैं तो उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे, वो है फिनोमिक्स। देखिए, ऐसी जैसी ये जो टेक टर्म्स होती है, उसको हो सकता है कोई स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए। और तीसरा हम कर सकते हैं कन्वेंशनल ब्रीडिंग या फिर बायोटेक्नोलॉजी का यूज़। जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए क्या कर सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कर दी या फिर जीनोम एडिटिंग कर दी। इन शॉर्ट क्या है कि कोई स्ट्रक्चर है प्लांट का, ये डीएनए का बना हुआ समझ लीजिए। इस स्ट्रक्चर में हमें पता चल जाता है कि इधर भाई ये जो प्लांट था, इधर ये मेन कमी थी कि ये जो एरिया था वो ग्रो ही नहीं हो रहा था। ये डीएनए का पार्ट मैं जूम कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये एरिया था, यहाँ पे कोई समझ लिए कोई बीमारी वाला जीन था। तो इसको हमने बायोटेक्नोलॉजी की मदद करके इसको पूरा का पूरा हम रिमूव ही कर देंगे, ठीक है। हटा ही दिया हमने कि भाई ये जो बीमारी वाला जीन है उसको काट ही दो, तो हम पूरा का पूरा ये हिस्सा काट देंगे और ये एक नया एक बना लेंगे। दैट्स इट, ठीक है। ये वैसे मैं आपको काट के दिखा देता हूँ यार, वरी आप उल्टा ना समझ लो कि ऐसा हम ये हिस्सा काट देंगे, ठीक है। ये काट दिया और डीएनए सेल्फ रिपेयर हो जाता है, तो ये न्यू सेल्फ रिपेयर नया आ गया। दैट्स इट। तो इसको हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी का यूज़। इससे क्या फ़ायदा हो कि जो भी गलत चीज़ है उसको हम हटा दे सकते हैं, नई चीज़ को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जीनोमिक्स, फिनोमिक्स और बायोटेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म को और अच्छा करने के लिए। और ये भाई क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, तो सबसे पहले भाई क्लाइमेट चेंज के सामने हम सामना कर सकते हैं। जैसे कि कोई ड्रॉट आ गया हो, हीट वेव आ गया, तो उसके सामने वो क्रॉप ख़राब नहीं होगा। जैसे कि बीटी कॉटन, ये ओनली अवेलेबल क्रॉप है पूरे इंडियन मार्केट में जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जिसको आप उगा भी सकते हो, कमर्शियल यूज़ कर सकते हो। फिर है फूड सिक्योरिटी हो जाएगी इससे, क्योंकि ऐसा बता रहे हैं एज़ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कि जो ईल्ड है, जो अपना हम एग्रीकल्चर से आउटपुट निकालते हैं, वो 16% कम हो जाएगा बाई 2030। समझ लीजिए, अगर ये 16% कम हो जाता है तो मतलब उतना कम प्रोड्यूस होगा ना, तो डेफिनेटली फूड की सिक्योरिटी हमें चाहिए, राइट। ये अगर शॉर्टेज हो जाएगी तो हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तो ये फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। फिर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये आर्टिफिशियली तो नहीं, अभी बायोटेक की मदद से ये उसमें वो न्यूट्रिएंट डाल दे रहा है ना, जो भी कमी थी वो ऐड कर दिया, तो वो हमें न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी मिल जाएगी।
जो कि हमारा मेन मोटो है मिड डे मील स्कीम का, पीएम पोषण स्कीम का, और मेक इंडिया फ्री फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन में स्टंटिंग, वेस्टिंग, ओबेसिटी सब आ जाता है। ओके। और रेजिंग फार्मर इनकम, डेफिनेटली अगर क्रॉप अच्छा है तो उसकी ईल्ड भी अच्छी होगी, और ईल्ड अच्छी है तो उसका पैसा भी अच्छा आएगा। ओके, तो इतना ही मेन न्यूज़ था। मेन तो बस यही हमें समझना था जो हमने समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, बायो फोर्टिफिकेशन को समझ लेना कि उसको हम उगाएंगे कि उस तरीके से उसकी वो कमी ऑलरेडी एड्रेस हो जाए। और कन्वेंशनल फोर्टिफिकेशन क्या है कि हम बाहर से वो उग गया है, बाहर भी आ गया है, बाद में हम ऐड करते हैं ऊपर से। और हमारा मोटो क्या है कि भाई इससे हम लैब टू लैंड प्रोग्राम लेके आए को इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब लैब में हमने कोई चीज़ बना ली और उसको लैंड तक पहुंचाना है, एग्रीकल्चर करते हुए फार्मर तक पहुंचाना है। ओके, थोड़ा सा लंबा कीजिएगा, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स द चेंजेस इज पीएम जीवन योजना। पीएम जीवन का मतलब क्या है? सबसे पहले जीआई मतलब जैव ईंधन, फिर वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण। इन शॉर्ट क्या है, जो हम फसल उगा लेते हैं उसके बाद बहुत सारा कचरा बच जाता है और उसका कुछ खास यूज़ हो नहीं पाता था। फिर आ गए हमारे गवर्नमेंट ऐसी स्कीम लेके, जो जो कचरा है उसका भी आप अच्छे से यूज़ करो। क्या स्कीम है भाई? देखिए यहाँ पे देख लीजिए, जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल में, वहाँ से समझा देते हैं। तो जो बहुत सारा हमारा फूड मटेरियल है उससे क्या होता है, उससे हम एनर्जी बना लेते हैं। उससे हम इथेनॉल बनाएंगे और इथेनॉल हम एनर्जी में ऐड कर सकते हैं, पेट्रोल में ऐड कर सकते हैं। अभी हम जो पेट्रोल भरवाते हैं ना, आप अगर फोकस कीजिएगा बहुत सारी जगह पे पेट्रोल पंप में लिखा ही होगा कि E10, बहुत सारी जगह पे E10 लिखा होगा। हमारे यहाँ कहीं पे तो E20 भी मिल रहा है अभी। E10 E20 का मतलब क्या है? E10 मतलब इथेनॉल 10, मतलब आपका जितना भी पेट्रोल भरवा रहे हो उसमें से 10% इथेनॉल मिक्स है, और E20 मतलब उसमें 20% इथेनॉल मिक्स है। अब ये इथेनॉल ला हम कहाँ से रहे हैं? तो उसी से हमने जनरेशन बनाई है, बायोफ्यूल जिसको हम बोल रहे हैं। बायो इसलिए क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से आ रहा है, फ्यूल इसलिए क्योंकि ये फ्यूल का पार्ट है। तो फर्स्ट जनरेशन क्या है? तो एडिबल मटेरियल से जो बन रहा था इथेनॉल या फिर जो बायोफ्यूल बन रहा था वो है फर्स्ट जनरेशन। फिर सेकेंड जनरेशन आती है जिसमें हम नॉन एडिबल मटेरियल का यूज़ करते हैं, जैसे कि क्रॉप रेसिड्यू हो गए, ठीक है, जैसे कि शुगर केन हो गया। फिर थर्ड जनरेशन आते हैं जिसमें हम एक्वाटिक बायोमास का यूज़ करते हैं, जैसे कि एल्गी। और फोर्थ जनरेशन आती है जिसमें हम इंजीनियर्ड प्लांट बना, मतलब हम खुद ऐसे मॉडिफाइड प्लांट बना रहे हैं जिसको हम बाद में यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो हम आर्टिफिशियल हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि ये प्लांट ऐसे बने जो कि आगे चल के हमें यूज़ में आए। ओके, तो आप समझ गए हो फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन। ठीक है, एडिबल से नॉन एडिबल, फिर एक्वाटिक, और फिर इंजीनियर प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी। ओके, तो ये स्कीम का मेन मोटो ही यही है। जो अभी के लिए हम काम में ला रहे हैं, ज़्यादातर यूज़ हो रही है, वो सेकंड जनरेशन है जो हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे सेकंड जनरेशन का प्लांट भी लगा हुआ है। फर्स्ट इंडिया में प्लांट लगा था कहाँ पे? तो पानीपत में। ओके, अप्रूव क्या क्या किया गया है इस मिशन के अंदर? तो भाई जो टेन्यूर था उसको हमने और एक्सटेंड कर दिया है, और अभी हमारा ये एंड होगा 2028-29 को। जो प्रोडक्ट है हमारे यूज़ करने में उसका भी हमने स्कोप बढ़ा दिया है कि अभी हम रेसिड्यू, फॉरेस्ट वेस्ट, बाई प्रोडक्ट, एल्गे, बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे। फिर जो एलिजिबिलिटी है वो बॉल्टन प्लांट और ब्राउन फील्ड में भी एलिजिबल होंगी। बॉल्टन और ब्राउन फील्ड क्या हो, सबसे पहले बॉल्टन क्या होता है? तो ऐसे प्लांट जो कि तुरंत ही आप सेटअप कर सकते हो। ठीक है, पोर्टेबल जैसा समझ लीजिए कि आपको सेटअप करना है तो वो तुरंत सेटअप हो जाएगा, पोर्टेबल जैसे सेटअप हो जाता है वैसे। ठीक है, पोर्टेबल प्लांट है, रेडीमेड मिलते हैं वैसे। और ब्राउन फील्ड मतलब क्या है? जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे कुछ आपको न्यू बनाना है, वो ब्राउन फील्ड है। ठीक है, मतलब पहले से उधर कुछ बना हुआ था उसमें आप और एडिशन कर रहे हो तो वो ब्राउन फील्ड है। ग्रीन फील्ड क्या होता है कि कुछ भी नहीं था, ज़ीरो, और आप शुरू से बना रहे हो। और बॉल्ट ऑन क्या है? जो इजीली बन जा रहा है, पोर्टेबल के जैसे इजीली सेटअप हो जाएगा, वो बॉल्ट ऑन है। तो देखो, बॉल्ट मतलब क्या होता है? वो स्क्रू जैसा होता है। ठीक है, बॉल्ट ऑन मतलब ये स्क्रू मारे और प्लांट बन गया, वैसा बॉल्ट ऑन। सिग्निफिकेंस क्या है भाई इसका? तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा डेफिनेटली। आप खुद सोचिए कि कोई बंदा शुगर केन उगा रहा है, शुगर केन उगाने के बाद उसका जूस उसने निकाल लिया, उससे जो भी उनको बनाना था, गुड़, शक्कर, वॉटेवर, और उसके बाद जो उसका कचरा बच गया उसको अभी बारी आप यूज़ कर रहे हो इथेनॉल बनाने के लिए, बायोफ्यूल बनाने के लिए, तो डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा, राइट?
तो फाइनेंशियल सपोर्ट है, एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी, और जो हमारा टारगेट है बाई 2070 नेट ज़ीरो बनने का, उसमें भी फ़ायदा मिलेगा, और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में भी हमें फ़ायदा मिलेगा। ओके, इसका मेन एम यही है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट को और अच्छा करना, और हमारा एम क्या है कि बाई 2025-26 तक हम इसको 20% करेंगे, E20 हर जगह पे होगा। इवन हमारे यहाँ तो अभी भी E20 पहुँच गया है भाई बहुत सारी जगह पे। चलिए, फिर तीसरी न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अभी विज़िट किया है मालदीव्स को। ओके, मालदीव्स विज़िट जाके क्या किया हमने, तो सबसे पहले UPI हमने लॉन्च कर दी है, फिर 2 प्रोजेक्ट थे उसका इनोग्रेशन किया है, अदू रिक्लेमेशन एंड शोर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट एंड अदू डिटोर लिंक ब्रिज प्रोजेक्ट। फिर हमने रिव्यू की है प्रोग्रेस ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट क्या है, तो जो माले सिटी है अपना मालदीव्स की, वो और छोटे छोटे आइलैंड से जोड़ने की हमें, जैसे कि विलिंगिल, गुल्फीवालू और थिलाफूशी, ये सब मालदीव्स की आइलैंड है। ठीक है, मेन हम उनको रोड बना के दे रहे हैं कि माले से छोटी छोटी जो आपकी सिटी है उसको हम आपको जोड़ के देंगे। दैट्स इट। सिग्निफिकेंस क्या है भाई, हम क्यों कर रहे हैं मालदीव्स के लिए इतना, क्या फ़ायदा हमें मिलेगा? तो सबसे पहले जियो इकोनॉमिक्स है, जैसे कि स्लॉक सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमारा जितना भी भाई, ये कम्युनिकेशन को कम्युनिकेशन मत समझना, इन शॉर्ट ये क्या है कि कौन सी सी रूट से, जो क्रिटिकल रूट है सी रूट, वहाँ से कितना ज़्यादा मटेरियल जाता है, जो भी इंपॉर्टेंट एकदम रूट है, वो है सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब सी का कम्युनिकेशन, कि भाई ये अगर टूट जाए तो आपका ट्रेड टूट जाए, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, कि अगर वो चला जाए तो पूरे दुनिया का ट्रेड रुक जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट एरिया जहाँ से ट्रेड होता है वो है सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। तो इंडिया का 50% एक्सटर्नल ट्रेड और 80% एनर्जी का ट्रेड इम्पोर्ट, वो सब हम इसी रूट के थ्रू करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, राइट, जियो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। फिर जियो पॉलिटिकल, तो भाई इस एरिया में अगर हमें स्टेबिलिटी मेंटेन करे रखनी है, पीस मेंटेन करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि इंडिया का विजन है सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, तो ये इसका मेन पिलर है। साथ ही साथ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का भी मेन पिलर है। फिर डिफेंस कोऑपरेशन में हम जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज एकूवेरन, उधर भी काम का है। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में हमारे काम का है। हिस्टोरिकल टाइज है, जैसे कि कल्चर, एथनिक, लिंग्विस्टिक। ओके, ये सब नॉर्मल बातें हैं। चैलेंजेस क्या क्या है, तो डेफिनेटली चाइनीज़ फुटप्रिंट, चाइना फैक्टर, चाइना खुद भी प्रोजेक्ट बना रहा है, ये सब हमारे काम का नहीं है। फिर भी आंसर में इतना ही काफ़ी है कि चाइना अपना आ रहा है, स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रहा है। फिर एंटी इंडिया सेंटिमेंट आपने देखा ही होगा, जब से मोहम्मद म्यूजी उधर के प्रेसिडेंट बने हैं, PM बने हैं, तब से वो एंटी इंडिया बातें कर रहे हैं और प्रो चाइना बातें कर रहे हैं। तो इसी के चलते एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, जैसे कि वो लोग बोल भी रहे हैं कि इंडिया गो आउट कैंपेन उन लोगों ने चलाया था। फिर है राइज ऑफ रिलीजियस रेडिकलिज्म इन मालदीव्स, और रिलीजियस जो सेंटिमेंट है वो भी अपने अगेंस्ट जा रहे हैं। वहाँ के जो पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे बहुत सारे टेररिस्ट को पनाह दे रहा है कि आप बढ़ो फूलो और पैसा लो, तो वो बढ़ा जा रहा है। तो ये हमारे लिए नुकसान है डेफिनेटली, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार, ये हटा दो। ठीक है, चलिए, इंडिया नेपाल साइन MOU टू प्रोवाइड ग्रांट असिस्टेंस फॉर लॉन्च ऑफ नेपाल्स मूनाल सैटेलाइट। ओके, इन शॉर्ट क्या है, हम नेपाल को सैटेलाइट बनानी है मूनाल, उसमें हम हेल्प कर रहे हैं, दैट्स इट। ये जो सैटेलाइट बन जाएगी वो नेपाल की फर्स्ट इंडिजियसली डेवलप सैटेलाइट होगी। और ये इनका काम क्या होगा, तो ये वेजिटेशन डेंसिटी को देखेगी पूरे अर्थ में, कि भाई वेजिटेशन यहाँ पे कितनी है, कौन सी अच्छी है। ये कौन बना के दे रहा है, मतलब ये सैटेलाइट जो काम करेगी वो कौन से डेटा के थ्रू करेगी, सॉरी, वो कौन से व्हीकल के थ्रू करेगी और कौन से डेटा को यूज़ करेगी, तो न्यू स्पेस इंडिया के द्वारा हुए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के। ओके, तो इस व्हीकल का यूज़ करते हुए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का यूज़ करते हुए हम नेपाल की मूनाल सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे, दैट्स इट। और मूनाल सैटेलाइट क्या करेगी, तो वेजिटेशन को देखेगी कि किधर कितनी वेजिटेशन है। अब ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या है, तो भाई हम जो भी सैटेलाइट छोड़ते हैं वो पहले किसी रॉकेट में हमें फिट करनी होती है ना, यहाँ पे सैटेलाइट लगी होती है, ये पूरा का पूरा रॉकेट होता है। अब इस रॉकेट में हम फिट करेंगे तब निकलेगी ना। तो ये जो रॉकेट होता है वो बहुत सारे नहीं, तो वो कुछ स्टेजेस में बनता है। ठीक है, जैसे ये पोलर सैटेलाइट की बात करते हैं तो 3 स्टेज में है। 3 स्टेज में क्या है, जो पहला भाग है वो हमारा होगा सॉलिड फ्यूल। फिर जो दूसरा भाग होगा हमारा, अरे यार मुझे ध्यान नहीं रहा, गलती से मैंने पॉज कर दिया था, पता नहीं कहाँ पे।
बट ठीक है, अभी बता देता हूँ। ये 4 स्टेज व्हीकल है PSLV, सॉलिड लिक्विड, फिर GSLV 3 स्टेज व्हीकल है, सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक मतलब गैसियस, और जो लिक्विड है उसका नाम हमने विकास रखा है। स्पेस डिप्लोमेसी क्या होती है, तो देखो आप शब्द तोड़ो। डिप्लोमेसी मतलब ऐसे कुछ काम करना जिससे इंडिया के फेवर में कोई भी डिसीजन हो जाए फॉरेन पॉलिसी का, ठीक है। स्पेस मतलब क्या, इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी को हम लेवरेज करेंगे, कि लेवरेजिंग स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू अचीव फॉरेन पॉलिसी गोल्स एंड स्ट्रेंथन द नेशनल स्पेस कैपेबिलिटी। ओके, इसका फ़ायदा क्या होगा, तो ग्लोबल साउथ कॉपरेशन हमारा बढ़ेगा। जो हम बोलते रहते हैं कि ग्लोबल साउथ, तो उसमें हमारा कॉपरेशन बढ़ेगा और फ़ायदा होगा। जैसे कि हमने साउथ एशिया के लिए भी एक सैटेलाइट बनाई है, साउथ एशिया सैटेलाइट प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी ग्लोबल साउथ क्या है, तो देख लीजिए, जो अर्थ है, अर्थ के जो ऊपर वाले नॉर्थ वाले हिस्से में जो भी कंट्रीज़ है 90%, वो सारी की सारी ज़्यादातर डेवलप्ड है, और जो साउथ बाजू है वो ज़्यादातर सारी की सारी अंडर डेवलप्ड है। इसीलिए हम इसमें एक्सेप्शन आता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का, ठीक है। साउथ में ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है, वो डेवलप्ड वर्ल्ड का ही पार्ट आती है, उसको हम नॉर्थ में ही गिनते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट ग्लोबल साउथ कॉपरेशन बनेगा, जो भी गरीब और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है उसके साथ। फिर नेशनल सिक्योरिटी हमारी इनहेंस होगी, जैसे कि हमने इंडिया और यूएस ने दोनों ने मिलकर, जो रडार यूएस का होता है, इन दोनों को एक दूसरे के रडार यूज़ कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हमें यूएस का रडार यूज़ करने मिलेगा, तो हमें भी उसमें फ़ायदा मिलेगा। फिर है इंटरनेशनल कॉपरेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग होगा, जैसे कि इंडिया ने प्रोजेक्ट उन्नति लॉन्च कर दिया था 2018 में। इधर हम क्या करते हैं, जो छोटी मोटी कंट्रीज़ है या फिर कोई बड़ी भी कंट्री हो, एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और उसकी कैपेसिटी को इन्हेंस करते हैं। दैट्स इट, राइट। अब देखो, प्रोजेक्ट उन्नति ये स्पेस सेक्टर के रिलेटेड है। दूसरा पे एक प्रोजेक्ट उन्नति है सेम टू सेम, जो कि नॉर्थ ईस्ट सेक्टर से रिलेटेड है, जिसका फुल फॉर्म है उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, और ये 2024 में रिलीज़ हुआ था, ठीक है। उनका एम यही है कि नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, और इधर जो उन्नति है स्पेस सेक्टर वाली, उधर क्या है कि ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ओके, फिर आखिरी है चौथा, कि कॉन्फ्लिक्ट फ्री स्पेस होगा। जो स्पेस है वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगी, क्योंकि अगर सब मिल के काम कर रहे हैं तो काहे की कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इंडिया ने क्या ऐसा कोई काम किया है, तो डेफिनेटली हमने कर लिया है। इंडिया ने यूएस के साथ मिलकर आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया है। बहुत सारी कंट्रीज़ है इसमें और भी, बट इंडिया भी है वन ऑफ द पार्टनर। फिर यूएस के साथ अगेन मिलकर हमने निसार लॉन्च किया है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, निसार। फिर हमने इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा लॉन्च शीट बनाई है, एग्रीमेंट किया है। इधर हम एक दूसरे की सैटेलाइट्स के डेटा को यूज़ कर पाएंगे। फिर इंडिया रशिया के साथ मिलकर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम पे काम कर रहा है, जो हमारा मिशन है गगनयान, जिसके अंदर हम अंतरिक्ष में अपने बंदे भेजने वाले हैं, उसमें रशिया सपोर्ट दे रहा है। फिर इन एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग देने में भी सपोर्ट दे रहा है, और जो लॉन्च व्हीकल होता है उसको डेवलप करने में भी रशिया सपोर्ट दे रहा है। ओके, चैलेंजेस क्या क्या है, तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं है, बहुत ही कम मिशन है हमारे डीप स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए, और मल्टीलेटरल स्पेस पार्टनरशिप की भी कमी है। थोड़ा सा अगेन बड़ा हो गया, राइट, बट इट्स फाइन। इसी के ऊपर हमारा नीचे क्वेश्चन भी आ रहा है, इसलिए थोड़ा मैंने ध्यान से करवा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको स्पेस डिप्लोमेसी पता चल गई है, इसके फ़ायदे पता चल गए हैं, और ख़ुद सोचना कि इंडिया को अभी क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। इंडिया की पोजीशन को कैसे फ़ायदा मिल सकता है, और हमने ये भी बता दिया है कि क्या क्या ऑलरेडी हमने पार्टनरशिप करके रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएन मेंबर स्टेट्स हैड फाइनलाइज्ड ट्रीटी टारगेटिंग साइबर क्राइम। आपको पता है साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है, राइट। तो यूएन के सारे मेंबर हैं, उन्होंने मिले और बात किया कि भाई साइबर क्राइम के रिलेटेड कुछ करते हैं, और वो कुछ ट्रीटी लेके आ रहे हैं। अभी ट्रीटी इम्प्लीमेंट होगी नहीं, ट्रीटी कब इम्प्लीमेंट होगी, जब 40 से ज़्यादा देश इसको साइन रेटिफाई कर देंगे। रेटिफाई करने का मतलब क्या होता है, कोई भी ट्रीटी को, देखो सबसे पहला होता है साइन करना, कि कोई देखो पार्टनरशिप बन, कोई भी ट्रीटी आई है या फिर कोई प्रोटोकॉल आया है, उसको हमने साइन कर दिया, उसका मतलब होता है कि यस वी आर विथ इट, कि हम भाई इसमें पार्टनर हैं। फिर होता है रेटिफाई करना। रेटिफाई करने का मतलब क्या है कि अभी आपने साइन तो किया, ठीक है, साथ ही साथ आपने अपने लिए अपने देश के अंदर इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग कोई एक्ट भी लेके आ गए, ठीक है, कोई रेगुलेशन भी लेके आ गए, कोई एक्ट या रेगुलेशन अपने देश के अंदर आप लेके आ जाते हो उसी ट्रीटी के रिलेटेड, तो वो होता है रेटिफाई करना। तो ये ट्रीटी जो साइबर क्राइम के रिलेटेड है वो कब इम्प्लीमेंट होगी, जब 40 से ज़्यादा देश इसको रेटिफाई करेंगे, अपने लेजिस्लेशन के द्वारा कोई एक्ट लेके आ जाएंगे अपने देश में। ओके,
प्रेजेंटली क्या कोई ट्रीटी ऑलरेडी चल रही है? यस, बुडापेस्ट कन्वेंशन चल रहा है, बुडापेस्ट कन्वेंशन, बट अभी के लिए इतना वो काम का है नहीं, क्योंकि देखो 2001 में आया हुआ है और अभी तो कहाँ हम आगे बढ़ गए, तो इसलिए अपडेट होना डेफिनेटली ज़रूरी है। फ़ायदा क्या होगा? तो ग्लोबल साइबर क्राइम को हम अच्छे से देख पाएंगे और फ्रेमवर्क आ जाएगा हमारे पास, ग्लोबल क्रिमिनल जस्टिस पॉलिसी आ जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ बंदा किसी जर्मनी में बैठी हुई लड़की के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है या फिर कोई पैसा उठा दे रहा है, तो ये ग्लोबल क्रिमिनल जस्टिस पॉलिसी हम बना पाएंगे इसके थ्रू। क्री प्रोविजंस क्या क्या है इस बिल के? देखो काम का है नहीं, ऐसे ही उड़ाते हैं कि डोमेस्टिक लेजिस्लेशन तो रेटिफाई करेंगे, तो डोमेस्टिक लेजिस्लेशन भी हमारे यहाँ पे बनेगा जो कि यही बात कर रहा होगा। फिर चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करवाओगे फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज़, क्योंकि जब मेटा लॉन्च हुआ था तो उसके स्टार्टिंग में ही एक लड़की का रेप हो गया था। आप सोचो मेटा में रेप हो रहा है यार, वर्चुअल रियलिटी पे काम करता है, बट फिर भी। फिर ह्यूमन राइट्स को आप बचा पाओगे भाई, क्योंकि साइबर क्राइम के चलते आपका डेटा लीक हो जाता है, आपकी प्राइवेसी लीक हो जाती है, तो ऐसा कुछ होगा तो आप ह्यूमन राइट्स को बचा पाओगे। और फिर ये परमिशन टू कलेक्ट एंड रिकॉर्ड डेटा भी देता है, क्योंकि भाई अगर किसी स्टेट को लगता है कि किसी का डेटा हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि वो बंदा कोई क्रिमिनल हो, ग्लोबल क्रिमिनल हो, तो इसको आप कर सकते हो, ठीक है, यू आर अलाउड टू डू दैट। चलिए, ताकि आप क्राइम कम कर सको। नेक्स्ट है गाइडलाइंस इशू फॉर इम्प्लीमेंटिंग कंपोनेंट मॉडल सोलर विलेज। ओके, ये मॉडल सोलर विलेज क्या होगी? तो ऐसी विलेज है जो कि सोलर पे काम कर रही है, सोलर पूरे की पूरी सोलर एनर्जी पे काम कर रही है। हमारा ये एम है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे इंडिया की हर डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडल सोलर विलेज बनाएंगे। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी? तो जिस भी विलेज की साइज़ 5,000 से ज़्यादा है एज पर सेंसस, वो इसमें एलिजिबल है पार्ट लेने के लिए। फिर किसको बनाया जाए वो तो अभी गवर्नमेंट तय करेगी। इसमें 1 करोड़ तक का आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा सेंट्रल की तरफ से, और कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा? तो स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ओके, और ये हम किस स्कीम के अंदर बना रहे हैं? तो हम बना रहे हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024। ये किसके अंदर काम कर रही है ये योजना जो है? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। चलिए, ये जो पीएम मुफ्त बिजली योजना क्या है भाई? तो इसका एम है कि हम 300 वाट तक की बिजली हर मंथ फ्री में दे पाएँ 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को। बहुत बड़ी बात है ये। इसमें सब्सिडी स्ट्रक्चर क्या है? तो अगर आप 2 किलोवाट जितनी कैपेसिटी वाला सोलर प्लांट लगाते हैं तो 60% आपको सब्सिडी मिलेगी, और उससे ज़्यादा आप लगाते हैं 2 से 3 किलोवाट तो एडिशनल 40% आपको मिल जाएगी। बेनिफिट क्या होगा भाई? तो 1 करोड़ को सबसे पहले तो भाई फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, इससे ही हमारे बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। और समझ लीजिए एडिशनल उसके पास बिजली बच रही है तो डिस्कॉम को सेल भी कर सकता है। ये खुद हम भी करते हैं। इन शॉर्ट होता क्या है कि समझ लीजिए कि आपने सोलर प्लेट लगाई दी है, ये बड़ी वाली, ठीक है, इससे हर महीने बिजली जनरेट होती है 500 वोट होती है। समझ लीजिए मेरा यूजेज है, वो यूजेज मेरा 300 है, तो 200 बच गई, राइट? तो ये जो 200 बची है ना, उसको मैं डिस्कॉम के साथ कनेक्ट करवा सकता हूँ, मतलब जो भी कंपनी से हमारे यहाँ पे बिजली आ रही होती है, ठीक है, विदाउट सूर्य, अपने अगर सोलर नहीं लगाए तो नॉर्मली जहाँ से बिजली आती है उसको आप बेच सकते हो उस डिस्कॉम को। जो बिजली प्रोवाइड करती है उसको हम डिस्कॉम बोलते हैं, राइट? जो कंपनी प्रोवाइड करती है उसको, तो उसको हम बेच सकते हैं, तो वो आपको इस 200 यूनिट के बदले पैसा मिल जाएगा। तो देखो, आपने ऑलरेडी एक तो जो बिजली का बिल भरा नहीं वो पैसा बच गया आपका, और ऊपर से आपको एक्स्ट्रा में मिल गया, तो डबल फ़ायदा है। अच्छा है आप अगर फ्री बीज बांटो, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप सोलर का यूज़ कर लो। एक बार छोटा मोटा खर्चा हो पाएगा, बट वो भी लोन पे मिल जाता है, उसमें भी सब्सिडी मिल जाती है आपको। ऑलमोस्ट 60% जितनी कॉस्ट लगती है, पूरा सब कुछ देख लिया ना जाए ना, तो 60% जितनी कॉस्ट लगेगी, बट वो 20 साल चलेगा, अप्रॉक्स 15 से 20 साल चल सकता है, तो ये अच्छा है। चलिए, अभी शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं हम। अभी देखो, कुछ मैं गड़बड़ कर देता हूँ ना, मतलब ज़्यादा कोई खींच लेता हूँ आर्टिकल, तो मुझे प्लीज़ बताया कीजिए कि यार इतना मत खींचिए, ताकि मुझे आइडिया है कि हाँ भाई ऐसा नहीं बताना है, और हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ तो भी बताइए यार, तो मैं ऐसे ही करता रहूँगा, ताकि आपको कोई भी टॉपिक की डीपली अंडरस्टैंडिंग आ जाए। क्योंकि वो क्या होता है कि रट्टाबाजी करना अलग बात है और किसी भी चीज़ को समझना अलग बात है। चलिए आगे देखते हैं। एरेका नट। अभी एरेका नट क्या होता है ये मैंने फ़ोटो डाल दी है यहाँ पे। ये देखो, जैसे खजूर के पेड़ होते हैं ना, सेम टू सेम पेड़ दिखता है, नारियल के, खजूर का पेड़, बट उसमें ये होता है, ठीक है। एरेका नट इन शॉर्ट क्या है? तो इसी एरेका नट के प्लांट से हमें सुपारी मिलती है। सुपारी को आपको पता ही होगी,
जो ये लोग पान गुटखा ये सब में सुपारी यूज़ करते हैं वही है, ठीक है। ओके, ये सुपारी है, ये जो यहाँ पे टंगी हुई है ये सुपारी है। ओके, तो भाई बॉडी है सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने यही बोला है कि भाई यहाँ पे एक डिजीज़ चल रहा है, ये जो एरेका नट प्लांट है वहाँ पे कोले रोग या फिर फ्रूट रॉट डिजीज़, तो थोड़ा ध्यान रखना, दैट्स इट। एरेका नट के बारे में छोटी सी बात है, तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ से होता है, तो कर्नाटका से प्रोड्यूस होता है। ये कॉमर्शियल प्लांट है, ऑफकोर्स बीटल नट सुपारी इधर से ही आता है, जो हम खाते पीते होते हैं, सब लोग एडवर्टाइज में बहुत देखते हैं। एल्टीट्यूड क्या है, तो एक, हाँ इसकी कंडीशंस क्या क्या है, तो भाई जो हाइट है एल्टीट्यूड कि कितना ऊपर रहना चाहिए, तो जो सी लेवल है मीन सी लेवल उससे 1000 मीटर ऊपर हो। टेम्परेचर कौन सा है, तो 4 डिग्री से 40 डिग्री, मतलब एकदम ईजी है, कोई भी डिग्री में डाल दो। रेनफॉल 750 से 4500 mm, मतलब 75 सेमी से 450 सेमी तक चला जाएगा, तो ये भी सेम है, कितनी भी धूप कितना भी पानी हर जगह उग जाएगा। फिर लेटराइट सॉइल, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल, मतलब ये ऑलमोस्ट सारी सॉइल हो गई, यहाँ पे भी उग जाएगा। पीएच रेंज क्या है, तो 5.2 से 7 के आसपास रहनी चाहिए। तो अगेन ये सब कंडीशन बिल्कुल ईजी है, इसीलिए कहीं पे भी उग जाता है। मेन यही होता है कि इसका एलिवेशन अच्छा होना चाहिए, जो कि हर जगह नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसा क्या क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में, नहीं, देखो डायरेक्टली इतना फैक्चुअल नहीं पूछा जाता है, बट हमें रेडी हमेशा रहना है कि ये जो बेसिक नॉलेज होता है ये सब बेसिक होता है। अगर हमें बेसिक नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि हो सकता है कभी भी पूछा जाए, इसलिए रेडी रहना है ऐसे सब क्वेश्चन के लिए। ओके, फिर है माउंट किलिमंजारो। इन शॉर्ट इस माउंट में अभी हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपना हमारा झंडा लहरा दिया है, इसलिए न्यूज़ में था। है क्या ये माउंट किलिमंजारो, तो अफ्रीका जो पूरा कॉन्टिनेंट है वहाँ की ये हाईएस्ट पीक है, ठीक है। पूरे अफ्रीका में ये हाईएस्ट माउंटेन है और उसकी हाईएस्ट पीक है अप्रॉक्सीमेटली 6000 के आसपास, 5895 95, ठीक है। लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। ओके, फ्री स्टैंडिंग माउंटेन क्या होता है, लार्जेस्ट कि इस ये अकेला खड़ा है, ऐसा नहीं है कि कोई माउंटेन रेंज है। माउंटेन रेंज क्या होती है कि ये माउंटेन रेंज हो गई, ठीक है, कि बहुत सारे माउंटेन है, और अकेला खड़ा होने का मतलब क्या है कि ये भाई अकेला खड़ा है, रेंज नहीं है। तो पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन ये अकेला है, मतलब ये है, ठीक है। ये स्ट्रेटो वोल्केनो है। ओके, ये भी बता देते हैं क्या है। ये 3 कौन से बना है, कीबो, मजहबी, शीरा। ओके, यहाँ पे हमने उहुरू में अपना ये झंडा लहरा है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है किलिमंजारो नेशनल पार्क। ओके, अभी स्ट्रेटो वोल्केनो क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो कोई भी अर्थ है वहाँ पे अगर जगह हो जाती है कोई, देखो वॉल्केनो कैसे बनता है वो मैं बाद में समझा दूंगा, वो जियोग्राफी का टॉपिक है। समझ लीजिए कोई वॉल्केनो है, ये अर्थ में जगह हो गई, ठीक है। अर्थ देखो बता ही देते हैं भाई, अर्थ का जो प्लेट्स होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट से अर्थ बनती है, वो जो और प्लेट्स होती है वो या तो कन्वर्ज करती है, मतलब एक दूसरे से पास आती है ऐसे बाजू बाजू में, या तो वो एक दूसरे से डाइवर्ज करती है, मतलब एक दूसरे से दूर जाती है, या फिर वो ट्रांसफॉर्म करती है। ट्रांसफॉर्म मतलब क्या है, ऊपर नीचे चली जाएगी ऐसे, ठीक है, मतलब बाजू बाजू से घिसेगी, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, बाजू बाजू से निकल जाएगी। इसमें बात पास आ रही थी एक दूसरे के सामने टकराई है, एक इसमें डाइवर्जेंस में दूर जा रही है। अभी कन्वर्जेंस डाइवर्जन की एरिया में ज़्यादातर हमें मिल जाता है गैप। अभी ये अर्थ के बीच में जो गैप मिलेगा वहाँ से मेंटल से होते हुए मैग्मा बाहर निकल जाएगा। समझ लीजिए ये गैप है, यहाँ से मैग्मा बाहर निकलता है, यहाँ समझ लीजिए यहाँ से ये मैग्मा बाहर निकल रहा है। मैग्मा मतलब अंदर बैठा हुआ लावा, ठीक है। अब ये बाहर निकलेगा जब मैग्मा, तब उसको हम लावा बोलेंगे। तो ये मैग्मा बाहर निकल रहा है ये, अब ये जैसे ही बाहर निकलेगा ना फिर ये सूख जाएगा, ठीक है, काला हो जाएगा, सूख जाएगा। वैसे ही मैग्मा तो निकल रहा है, धीरे 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 ऐसे निकलता रहेगा, राइट। अभी आप देखिए ये जैसे जैसे निकल रहा है तो ये पहाड़ जैसी शेप लेते जा रहा है ना, तो बस इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेटो वोल्केनो, ठीक है। जब ये छोटा होता है तब इसको बोलते हैं सिंडर कोन, सिंडर कोन। और जब ये बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, इस टाइप से हो जाता है, ये बड़ा 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 होता जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेटो वोल्केनो, स्ट्रेटो, ठीक है। समझ गए ना आप कि लावा निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है, धीरे धीरे लावा की फॉर्म में ये बाहर सूखता जा रहा है, सूखता जा रहा है, और बड़ा बड़ा बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, और एक लेवल पे टाइम पे बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे स्ट्रेटो वोल्केनो। इसका दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम पे हम इसको बोलते हैं कंपोज, इधर लिख देता हूँ, कंपोजिट वोल्केनो,
ठीक है, कंपोजिट वॉल्केनो। डन। तो ये स्ट्रेटोवोल्केनो है, ठीक है। द टर्म्स फॉर वेरी लार्ज वॉल्केनो मेड ऑफ एश, लावा एंड रॉक, जो मैंने यहाँ पे बताया वही। ये 3 कौन से बनता है, कौन वही है जो माउंटेन्स निकल रहे हैं ना छोटे छोटे, वो कौन होते हैं, कीबो, मजहबी, शीरा, उसमें से हमने उहुरू पे लगाया है, ठीक है। मेन आपका काम का न्यूज़ क्या है यहाँ पे, एक तो स्ट्रेटोवोल्केनो क्या होता है, फिर किलिमंजारो जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, और ये लार्जेस्ट फ्री टेंडिंग माउंटेन है, और ये अफ्रीका की भी हाईएस्ट पीक है। आगे एक्सरसाइज उदार शक्ति किसके साथ हुई है, तो मलेशिया के साथ हुई है, एयर एक्सरसाइज है, दैट्स इट, उतना ही याद रखना है। फिर है सेंट मार्टिन आइलैंड। तो देखो जो बांग्लादेश में अभी बहुत सारा बवाल चल रहा है, आप सबको वो तो पता ही होगा। अभी बांग्लादेश का जो एरिया है, देखो बांग्लादेश का ये मेरा मैप, ठीक है, इधर ये देखो ये बांग्लादेश है। जो बांग्लादेश का एकदम नीचे वाला जो एरिया यहाँ पे आता है ना, ये एरिया, इसको हमने यहाँ पे जूम किया हुआ है। यहाँ पे एक आइलैंड पड़ता है, ये है सेंट मार्टिन आइलैंड। देखो यहाँ पे जूम किया हुआ मिल रहा है आपको, ये बांग्लादेश जूम किया हुआ, और उसके एकदम नीचे यहाँ पे मिल रहा है एक आइलैंड जो कि है सेंट मार्टिन आइलैंड। ओके, अब ये सेंट मार्टिन आइलैंड न्यूज़ में क्यों है, देखो एक तो पहले ये आइलैंड के बीच में थोड़ा डिस्प्यूट था बांग्ला और म्यांमार के बीच में, फिर ये डिस्प्यूट सॉल्व हो गया और फिर म्यांमार ने बोल दिया कि हाँ भाई ये आइलैंड बांग्लादेश का ही है, डन। अभी यूएस से चाहता है कि वहाँ पे वो अपना बना ले मिलिट्री बेस। मिलिट्री बेस क्या होता है कि इस जगह पे मिलिट्री का आपका एक बेस बनेगा जहाँ पे आपकी मिलिट्री छोटे मोटे ट्रूप्स आपके रह सकते हैं, वही यूएस चाहता है कि यहाँ पे मिलिट्री बेस बना ले। जो पहले की गवर्नमेंट थी शेख हसीना जी की, वो नहीं बनाने देती थी, बट अभी पता नहीं क्या हो, अभी यूएस ने फिर से बोला है कि भाई हम बेस बनाना चाहते हैं, तो देखते हैं। देखो यूएस ने तो नहीं बोला है, रिपोर्टर्स ने बोला है कि यूएस का ये एम है कि यहाँ पे बना दे। चलिए, ये स्मॉल कोरल आइलैंड है, कोरल मैंने बता दिया है, टाइनी पॉलिप्स होते हैं छोटे छोटे, फिर वो अपना एक बड़ा सा कॉलोनी बना लेते हैं जिसको हम कोरल बोलते हैं, वो एल्गी के साथ रहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, ठीक है। अगर आपको याद है तो मुझे बता देना कि इसमें से कौन सा काम कौन करता है, एनर्जी का काम कौन करता है कोरल में, और शेल्टर का काम कौन करता है। ओके, तो स्मॉल कोरल आइलैंड है, कहाँ पे है, तो बे ऑफ बंगाल में है, डेफिनेटली हम देख ही रहे हैं। इनका दूसरा नाम भी है तो नरिकल जिंजीरा, कोकोनट आइलैंड, दारुशिनी द्वीप एंड सिनेमन आइलैंड। ये कौन से एरिया में आता है, तो टेक्नाफ पेनिनसुला में आता है। ये जो पेनिनसुला क्या होता है, ये कोई भी बॉडी है वो अगर 3 बाजू से पानी से घिरी हुई है तो वो पेनिनसुला हो जाएगा। ये देखो ये पेनिनसुला है ना, क्योंकि 2 बाजू, तीनों बाजू पानी है, तो ये पेनिनसुला है, ठीक है। और इस पेनिनसुला को हम क्या बोलते हैं, तो टेक्नेफ पेनिनसुला, और यहाँ पे ही ये पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ये लोग इसमें से काम का क्या है, तो यही है काम का, सेंट मार्टिन आइलैंड, और इनके नाम भी काम के हैं कि कोकोनट आइलैंड, सिनेमन आइलैंड। ये थोड़ा यूनिक है इसलिए आपको याद रखना है, ये टेक्नेफ पेनिनसुला भी याद रखना है। चलिए आगे देखो, इसमें आज बड़ी न्यूज़ से ज़्यादा छोटी न्यूज़ में डिटेल ज़्यादा है, दे नहीं रखी है बट हमें तो समझनी ज़रूरी है, वरना तो न्यूज़ का कोई मतलब ही नहीं रहा। फिर है नील कुरुंजी। ये भाई गजब स्पीशीज़ है, IUCN ने इसको वल्नरेबल में डाल दिया है। मैंने 50 बार बताया है, जो IUCN है वो हर एक स्पीशीज़ का क्लासिफिकेशन करता है उसके जोखिम के आधार पर, ये इसके के अंदर कितना थ्रेट है उसके अकॉर्डिंग करता है, राइट। इंडेंजर्ड होती है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड होती है, वल्नरेबल होती है, नियर थ्रेटन होती है, और एक्सटिंक्ट भी होती है कि ये तो ख़त्म हुई हुई है। ओके, वो हम कभी एनवायरनमेंट में फिर से समझेंगे। इन शॉर्ट इसको वल्नरेबल बोल दिया है। नीलकुरुंजी क्या है, तो ये श्रब है जो कि 12 साल में एक बार सिर्फ फूल देता है। 12 साल में एक बार फूल आते हैं, और कुछ ऐसे फूल आता है, देख लीजिए आपको ये दिख रहा होगा, राइट, कुछ ऐसे फूल आते हैं 12 साल में एक बार। और ये सेमलपोरस है। सेमलपोरस क्या होता है, तो सेमलपोरस ऐसी कोई स्पीसीज है जो कि सिर्फ पूरी अपने जीवन में एक बार रिप्रोड्यूस करती है, और वो एक बार रिप्रोड्यूस कर देगी उसके बाद मर जाएगी, ठीक है। तो ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये इंडल्ज होते हैं और फिर इनकी डेथ हो जाती है। ऐसी बहुत सी स्पीशीज़ है, जैसे कि एक तो है सिकाडाज। सिकाडाज 2024 के PYQ में था, प्रीलिम्स में, तो सिकाडाज भी सेमलपोरस होते हैं। फिर बैम्बू, वो भी देखो वो शायद 2022 या 21 के PYQ में था। और फिर सालमन, ये न्यूज़ नहीं, ये नहीं था। ओके, तो ये
ध्यान देना है, ये सेमल पोरस है। हो सकता है अभी यूपीएससी अपडेट करके अपने आप को पूछे तो थोड़ा सा हार्ड आ जाए, ये सेमल पोरस आ जाए और उधर आपको पता नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो वंस इन लाइफ टाइम जो रिप्रोड्यूस करते हैं उसको हम सेमल पोरस बोलते हैं। ये कहाँ पे हमें पाए जाते हैं? तो ये वेस्टर्न घाट्स में हमें मिलते हैं, और पलनी हिल्स, इराविकुलम हिल्स ऑफ मन्नार, फिर शेवरॉल्स हिल्स ऑफ ईस्टर्न घाट, बहुत सारी जगह में मिलते हैं। और जो नीलगिरी है, ये जो अपने माउंटेन्स हैं, नीलगिरी वाला भी इसमें है, और दूसरे भी नीलगिरी के आजू बाजू के ही हैं सारे के सारे। हम माउंटेन रेंजेस डेफिनेटली करेंगे। नीलगिरी को हम ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं। अभी देखो यहाँ पे अगेन फिर से कैच है, जैसे मैंने वो उन्नति वाला बताया था ना कि एक उन्नति स्पेस के लिए, एक उन्नति नॉर्थ ईस्ट के लिए, वैसे ही जो नीलगिरी है उसको ब्लू माउंटेन बोलते हैं। दूसरा, मिजोरम में भी एक माउंटेन आता है फोंगपुई माउंटेन, उसको भी हम ब्लू माउंटेन बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लू माउंटेन इंडिया में दो है, एक नीलगिरी, एक फोंगपुई, जो कि मिजोरम में है। ओके, अभी नीलकुरुंजी इतना भी इम्पॉर्टेंट है कि 12 साल में एक बार आता है और रिप्रोड्यूस भी एक ही बार करता है पूरे जीवन में, तो दिक्कत वाली बात है, राइट, क्योंकि बहुत कम ही ये बढ़ने का चांस है। ऊपर से इसके ऊपर थ्रेट है कि अर्बनाइजेशन हो रहा है, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, और इन्वेजिव स्पीशीज़ है यूकेलिप्टस जैसी, तो ये दिक्कत हमें देता है। और हाँ, टी सॉफ्टवुड प्लांटेशन, ये भी क्या है, ये इनकी ज़मीन खा लेते हैं। इन्वेजिव स्पीशीज़ क्या होती है? तो इन्वेजिव स्पीशीज़ मतलब जो स्पीशीज़ एक्चुअली वो रीजन की है ही नहीं। मतलब समझ लीजिए, ये हमने बोला ना कि वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट में है, तो समझ लीजिए इंडिया की बात कर लो। ये यूकेलिप्टस, जैसे यूकेलिप्टस का एग्जांपल है, तो यूकेलिप्टस ओरिजिनली ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है, बट होता क्या है इन्वेजिव स्पीशीज़ का कि यहाँ पे आ जाती है, बट ये यहाँ की एक्चुअली है नहीं, तो इसका कोई प्रेडिटर होता नहीं, मतलब इसको खाने वाला कोई होता नहीं है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे बड़े आराम से फल फूलती है, क्योंकि ओरिजिनली तो इसका प्रेडिटर ऑस्ट्रेलिया में तो था ना, इधर तो कोई है ही नहीं, तो इधर ये आराम से फल फूलेगी, और इसका कोई प्रेडिटर नहीं है, तो ये जो यहाँ की जो स्पीशीज़ है उसकी ज़मीन भी खा जाएगी। ठीक है, आप समझ रहे, जैसे कि वैसे ही नॉर्मल नहीं होता कि इन्वेजन कौन करता है, बाहर से आया हुआ इंसान, और फिर इधर की पूरी ज़मीन को नस्ते नाबूद कर देता है, तबाह कर देता है। वैसे ही जो इन्वेजिव स्पीशीज़ होती है वो कहीं और की होती है, बट हमारे यहाँ आ जाती है, या फिर हमारी स्पीशीज़ कहीं और चली जाए, सेम बात होगी, और हमारे वाली स्पीशीज़ वो खाने लगती है, मतलब उसका एरिया कम करने लगती है। ठीक है, वही होती है इन्वेजिव स्पीशीज़, इन्वेशन कर देती है। नीलकुरिंजी का पहले समझ लीजिए इतना एरिया था, अब ये यूकेलिप्टस आई, धीरे धीरे इसमें उगने लगी, नीलकुरिंजी का एरिया कम, फिर वरी इसमें भी उगने लगी, इसमें भी उगने लगी, इसमें भी उगने लगी, और नीलकुरिंजी का एरिया लगातार कम होता जा रहा है। दूसरी भी ऐसी काफ़ी स्पीशीज़ होती है, हम कभी बात करेंगे। फिर है डाइबायोसिस। देखो इन शॉर्ट क्या है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया, हम आपने सुना होगा, जैसे कि हम जो कर्ड खाते हैं, दही खाते हैं, उसके अंदर गुड बैक्टीरियाज होते हैं, एंटीबायोटिक जिसको हम बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, एंटीबायोटिक नहीं, प्रोबायोटिक, मैंने गलती से एंटीबायोटिक बोल दिया यहाँ पे सामने पढ़ते हुए, वो प्रोबायोटिक होता है। अभी होता क्या है कि कभी कभी एंटीबायोटिक के इरेशनल यूज से, मतलब उल्टा सुल्टा आप कुछ भी दवाई खा रहे हो, एंटीबायोटिक कोई भी ले रहे हो, तो आपकी बॉडी में बैक्टीरियल इम्बैलेंस हो जाता है। बैक्टीरियल इम्बैलेंस मतलब क्या होगा कि जो गुड बैक्टीरिया हैं आपके बॉडी के अंदर, जो कि आपके लिए अच्छे हैं बॉडी के लिए, वो कम हो जाएंगे, और जो बैड बैक्टीरिया है वो बढ़ जाएंगे। तो डेफिनेटली अभी क्या होगा, आपकी बॉडी और ख़राब हो जाएगी, क्योंकि गुड बैक्टीरिया आप ख़त्म कर रहे हो और बुरे बैक्टीरिया बढ़ा रहे हो। तो वही है भाई, डायबायोसिस क्या है, तो इम्बैलेंस ऑफ माइक्रोबियल स्पीशीज एंड रिडक्शन इन माइक्रोबियल डाइवर्सिटी। बेनिफिशियल बैक्टीरिया आर यूजुअली मिनिमाइज्ड एंड अदर बैक्टीरिया दैट मे बी हार्मफुल इंक्रीज्ड इन नंबर। इससे क्या होगा आपको, तो इन्फ्लेमेशन हो सकती है, और ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हो सकते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ मतलब आपकी ही बॉडी के जो सेल हैं वो आपकी ही बॉडी के दूसरे सेल को खाने लगे, वो है ऑटो इम्यून डिजीज़। ठीक है, मतलब आपकी बॉडी के सेल खुद अपनी ही बॉडी को खाने लगेंगे, ख़त्म करने लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है सबडक्शन जोन। अगेन इसमें सारी की सारी छोटी न्यूज़ में एक ना एक टर्म है। चलिए, सबडक्शन क्या होता है, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि अर्थ बहुत सारी प्लेट से बनी हुई है, राइट। अभी समझ लीजिए, जो कोई प्लेट होती है ना, वो कोई प्लेट भारी होती है, बड़ी होती है, और जो कोई प्लेट होती है वो छोटी होती है, पतली होती है। ठीक है, ये ज़्यादा डेंस है और ये
थिन है थोड़ी। अभी मैंने बताया कि कन्वर्जेंस होता रहता है, डाइवर्जेंस होता रहता है और ट्रांसफॉर्म भी होते रहते हैं। ठीक है, 3 टाइप की मूवमेंट चलती है प्लेट के बीच में। अभी समझ लीजिए 2 प्लेट के बीच में हो रहा है कन्वर्जन, और जो एक प्लेट होगी डेफिनेटली ये कन्वर्ज होते होते कोई ना कोई एक प्लेट हारेगी, राइट। तो कोई एक प्लेट चली जाएगी नीचे और दूसरी आ जाएगी उसके ऊपर, ऐसे हो जाएगा। बस इसी में जो प्लेट नीचे गई है और जिस एरिया में नीचे गई है उसको हम बोलेंगे सबडक्शन जोन। ओके, तो 2 प्लेट टकराते हुए कोई एक प्लेट नीचे घुस जाती है, सबड्यू कर जाती है, उसको हम बोलेंगे सबडक्शन जोन। वो जो एरिया में जो हो रहा है उधर हम बोलेंगे सबडक्शन जोन। अभी कौन सी प्लेट नीचे जाएगी? बस जो प्लेट भारी होगी वो नीचे जाएगी और जो हल्की होगी वो ऊपर रह जाएगी। अगर आपको इसका एक्सपेरिमेंट करना हो ना घर पे, तो कैसे एक्सपेरिमेंट करिए, एक बाजू मोबाइल लाइए और दूसरी बाजू न्यूज़पेपर लाइए और दोनों को आमने सामने टकराइए, तो आप खुद महसूस कर लेंगे कि न्यूज़पेपर ऊपर उठेगा और मोबाइल आपका नीचे ही रहेगा, वो उठेगा नहीं, क्योंकि मोबाइल ज़्यादा डेंस है और भारी है जबकि न्यूज़पेपर हल्का है। तो जो भी प्लेट भारी होगी वो नीचे चली जाएगी, सिंक करेगी और वहाँ पे बनेगा सबडक्शन जोन। डन। ओके, अब ये सिंक करेगी तो जाएगी कहाँ पे? ये भी हमने बताया हुआ कि अर्थ जो हमारी है वो क्रस्ट, मेंटल और कोर से बनी हुई है, और जो क्रस्ट है वहाँ पे ही प्लेट्स टकरा रही है, तो जो सबड्यू कर जाएगी वो कहाँ पे जाएगी? तो वो मेंटल के एरिया में पहुँच जाएगी। और मेंटल क्या है? पूरा का पूरा आग का बना हुआ है, मैग्मा है उधर, वो भी हमने देखा अभी कभी, वोल्केनो उधर से ही निकल रहे हैं। तो मैग्मा में वो पिघल जाएगी, क्योंकि मैग्मा आग है ना। तो वो प्लेट नीचे इधर यहाँ पे घुसी, समझ लीजिए आग है पूरी की पूरी, और यहाँ पे घुसी तो यहाँ पे पिघलने लगेगी। ठीक है, और यही पिघलेगी ना तो एक टाइम पे बहुत पिघलने के बाद यही बाद में वोल्केनो बन के ऊपर बाहर आ जाएगी, बट अभी के लिए पिघल जाएगी और यही जोन होगा, वो होगा सबडक्शन जोन। ठीक है, तो लोकेशन वेयर सिंकिंग ऑफ हैवियर प्लेट अकर्स इज कॉल्ड अ सबडक्शन और बेनी ऑफ जोन। ठीक है, न्यूज़ में क्यों था भाई ये आप समझ गए हो, राइट। न समझ में आया तो यार प्लीज़ मुझे बताना। अभी ये न्यूज़ में क्या था, तो जापान का एरिया है नांकाई ट्रफ, वो एरिया सबडक्शन जोन में आता है। तो जापान ने वार्निंग इशू कर दी है मेगा क्वेक की। मेगा क्वेक मतलब अर्थक्वेक मोर देन 8 मैग्नीट्यूड, ये बहुत ही ज़्यादा होता है। तो वो इशू कर दी है गाइडलाइन कि भाई ये नानकाई ट्रफ है वो सबड्यू कर रहा है, तो अवेयर हो जाना। और ये नानकाई ट्रफ कहाँ पे पड़ता है हमारा? तो जापान के साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में ये पड़ता है। और कौन कौन सी प्लेट टकरा रही है? मैंने आपको बोला था ना 2 प्लेट टकराती है तभी तो सबडक्शन जोन बनेगा, वरना क्या ही सबडक्शन जोन। तो एक है हमारी यूरेशियन प्लेट और दूसरी है हमारी फिलीपींस सी प्लेट। देखिए मैं आपको इमेज भी बता देता हूँ, एक सेकंड सिर्फ रुक जाइए। ये देखिए, ये रही हमारी, एक सेकंड यार क्या हो रहा है, ये रही, देखो यहाँ पे फिलिपिनो प्लेट हमें दिख रही है। ये देखिए यहाँ पे ये फिलीपींस प्लेट है और यहाँ पे हमारी यूरेशियन प्लेट बड़ी, और ये जो बड़ी प्लेट है वो टकरा रही है हमारी फिलीपींस प्लेट से, छोटी प्लेट से। ठीक है, जो बड़ी प्लेट होगी डेफिनेटली वही भारी होगी, राइट, हैवी होगी। तो इसमें सबड्यू भी कौन सी प्लेट करेगी? डेफिनेटली यूरेशियन प्लेट करेगी और फिलिपिनो प्लेट ऊपर हो जाएगी। और ये आप जापान की लोकेशन भी देख लीजिए, यहाँ पे ही है ना, यहाँ पे ही तो पड़ता है जापान, ये वाला एरिया जापान का है। कहाँ गया ये वाला? जापान का एरिया है। तो यहीं पे वार्निंग इशू कर दी है कि भाई यहाँ पे यूरेशियन और फिलिपिनो प्लेट टकरा रही है, तो आप रेडी रहना अर्थक्वेक के लिए, क्योंकि अर्थक्वेक तभी आता है जब प्लेट एक दूसरे से टकराती है। ठीक है, आपने देख लिया है। देखो ऐसे बहुत सारी प्लेट से पूरा का पूरा वर्ल्ड बना हुआ है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। ठीक है, ये हम जियोग्राफी में समझेंगे कभी। अभी के लिए न्यूज़ में इतना ही था, नेक्स्ट देखते हैं। आप समझ गए हो, राइट। अगर पसंद आया तो यार बताना ज़रूर मुझे। फिर है मीटियोराइट शावर, अगेन इसका भी देख लेते हैं। देखो कोई भी अंतरिक्ष में चीज़ घूम रही है उसको हम बोलते हैं मीटियोरॉइड। इससे बड़ी हो मतलब यही मीटियोरॉइड है बट बहुत बड़ा है, तो इसको हम बोलेंगे एस्टेरॉइड। ठीक है, अब ये मीटियोरॉइड जब नीचे आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में आएगा अपने अर्थ के, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके ही ये जल उठेगा। ठीक है, इसके आसपास की जो हवाएं होगी वो भी एकदम गर्म होगी और ये भी जलने उठेगी, मतलब आपको दिखेगा ऐसा कि ये जल रही है। ये इसीलिए आपको ये दिखेगा शूटिंग स्टार के टाइप। ठीक है, कभी कभी ऐसा लगता है, बाकी ऊपर तो
अपना कॉमेट घूम रहे होते हैं वो भी शूटिंग स्टार लगते हैं। फिर ये मीटियोर बन गया, और जब ये अर्थ पे आ गया तब ये मीटियोराइट बन गया। ठीक है, मतलब यही मीटियोर जब घूम रहा था ऐसे ही तब मीटियोरॉइड बोलेंगे। फिर ये जब अर्थ के अंदर घुस रहा होता है तब मीटियोर, और जब घुस गया और ज़मीन पे पड़ गया तो मीटियोराइट। याद कैसे रखेंगे? तो DRT। ठीक है, डी मतलब ये रॉइड, आर मतलब मीटियोर, और टी मतलब मीटियोराइट। मैं जब पढ़ना शुरू किया था ना, मतलब छोटे से बचपन से ही, तब मुझे यही याद नहीं रहता था कि कौन सा रॉइड और कौन सा राइट। बट अभी याद रहता है क्योंकि DRT। और ऊपर से ये क्या है, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, डी पहले आता है, आर बाद में, टी बाद में। ओके, न्यूज़ में क्या था भाई? तो ये प्रेसिडेंट मीटियोर शावर हुआ है। कैसे हुआ है? तो जो कॉमेट होते हैं, कॉमेट की डेब्रीज बच जाती है, वहाँ से ही निकल के ये शावर होता है। कॉमेट क्या होता है भाई? तो जैसे मैंने एस्टेरॉयड बताया था, वैसे बड़े से कॉमेट भी घूमते होते हैं। ठीक है, कॉमेट आइस से बने होते हैं, गैस से बने होते हैं। वैसे ही जो कॉमेट टूटा, कॉमेट की कुछ कुछ हल्की फुल्की डेब्रीज बच जाती है, उसी से हो गया ये शावर। ठीक है, कॉमेट की डेब्रीज से मीटियोर बना तो होगा, मीटियोरॉइड बना होगा, फिर मीटियोर, और फिर मीटियोराइट। मीटियोराइट शावर क्या होता है? तो कोई भी सेलेस्टियल इवेंट जहाँ पे मीटियोर बहुत सारी संख्या में अर्थ को हिट करते हैं, एटमॉस्फेयर को, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो मीटियोर शावर बोलेंगे। ठीक है, ये बहुत सारे मीटियोर आते जाते हैं अर्थ पे, तो ये मीटियोर शावर हो जाएगा ना। बस वही, नाइट में आप देखोगे तो मस्त दिखेगा आपको, मीटियोर शावर दिखा। नॉट एक्चुअली रॉक बट ग्लोइंग हॉटर, मतलब जो मैं बोला ना ये कि जो आपको बी से पूंछ जैसा दिखता है वो रॉक नहीं होता, बट एक्चुअली क्या होता है, ग्लोइंग हॉट एयर होती है। जो आजू बाजू की उधर हवाएं होती है वो एकदम गर्म हो जाती है, वो होती है। ठीक है, उनका नाम हम कैसे रखते हैं? तो जो भी आजू बाजू स्टार का कंस्टलेशन होगा, मतलब उसका ग्रुप होगा, उसी के नाम पे इसका नाम रख देंगे। तो ये परसिड मीटियोर रखा है तो आपको पता चलना जाना चाहिए कि वहाँ परसिड कॉन्स्टलेशन होगा। ओके, नॉर्मल बात है। याद क्या रखना है इसमें से? तो मीटियोराइट शावर क्या होता है, दैट्स इट। और बाकी ये सब नाम, ठीक है, कॉमेट, एस्टेरॉयड, मीटेरॉयड, मीटियोर, मीटेराइट। फिर आखिरी न्यूज़ है तिमोर लिस्ते। ये कंट्री है, पैसिफिक आइलैंड, पैसिफिक ओशन में हमारी पड़ती है, मेनली साउथ चाइना सी के नीचे वाले एरिया में। ये अपना है ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे इंडोनेशिया जहाँ पे एंड होता है, एंड तो नहीं, इधर एंड होता है, यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री का एरिया आता है जो कि है तिमोर लिस्ते। इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसकी कैपिटल का नाम है दिल्ली। हमारे दिल्ली है, यहाँ पे सिर्फ एक एल नहीं है, दिल्ली है। न्यूज़ में क्यों था? तो इस कंट्री ने हमारे प्रेसिडेंट को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है ऑफ तिमोर लिस्टे। दैट्स इट। लोकेशन बस याद रखनी है आपको, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनी, ये वो इसके आजू बाजू पड़ता है। दैट्स इट। ठीक है, और हाँ, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस जोड़े हैं। ये देखो, आपको अगर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है तो आप लिखोगे, मैं आपका आंसर इवेल्युएट भी करके दूंगा और फिर मॉडल आंसर भी प्रोवाइड करूंगा। पहला आंसर है स्पेस डिप्लोमेसी के भाई एस्पेक्ट क्या है इंडिया की, और कंट्रीब्यूशन से क्या भाई फ़ायदा होगा, क्या अपनी नेशनल स्टैंडिंग, ये वो आप पढ़ लेना। और फिर ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी मैंने डाले हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए मस्त, और इसके आंसर मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। और हाँ, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है क्योंकि बहुत सारी टर्म्स थी, इवन शॉर्ट न्यूज़ में ही बहुत सारी टर्म थी, इसलिए। पर मैं ध्यान रखूँगा थोड़ा आगे से कम करने का, अगर आपको बड़ा देखने से तकलीफ़ होती है तो। बाकी इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया, और अगर मैं सही पढ़ा रहा हूँ तो लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, ताकि मेरी रीच बनी रहे और मुझे भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे पढ़ाने के लिए। ओके, सुनने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।